बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस की बात हो रही थी, पर क्या वो रात आ गई है? क्या अब वो जल्दी होने वाली है? अमित शाह जी के घर पे एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है जिसमें पूरा हाई कमांड पहुंचा हुआ है, पार्टी प्रेसिडेंट पहुंचे हुए हैं। एक तरफ कैबिनेट चेंज की बात है, दूसरी तरफ नया बीजेपी संगठन के अंदर क्या टीम बने की बात है, और तीसरी तरफ बात चल रही है कि क्या कुछ मुख्यमंत्री बदले जाएंगे कुछ स्टेट्स के अंदर, क्या राष्ट्रपति की तरफ जा सकते हैं राजनाथ सिंह जी, और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में चेंजेस होता है। तो पूरा एक जिसे बोलते हैं ना मोदी 3.0, जो 24 में नहीं हो पाया कुछ कारणों की वजह से, वो आने जा रहा है, और उसको लेके कुछ खास जानकारियां हैं अभिषेक जी के पास। दूसरी तरफ अभिषेक जी की प्रिय फेवरेट मोस्ट नेता के ऊपर आप लोगों ने अंडाबाजी कर दी, पत्थरबाजी कर दी, तो अंत में थोड़ा लाइटर साइड पे उसका भी जायजा लेंगे, कंडेम करेंगे उनको अपने शब्दों के अंदर। और तीसरी बात जो मैं आज कवर करने वाला हूं, मैं सबको ब्रीफ में बता रहा हूं, वो ये अभिषेक जी ने ग्राउंड पे काम शुरू कर दिया, उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब में भी। तो उनसे जो ग्राउंड के अंदर क्या खबर आ रही है, दोनों प्रदेशों के चुनाव को लेकर करेंगे। पर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर, अमित शाह जी के घर जो इस समय मीटिंग चल रही है, क्या चल रहा है अभिषेक जी? पूरा ही चेंज की बात हो रही है। एक बहुत बड़ा उलटफेर का संकेत ऑलरेडी आ रहा है। मेरी कुछ क्लोज दोस्तों से बात हो रही थी जो इस तरह की मीटिंग्स को कवर करते हैं, एनआई के बहुत क्लोज पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि अभिषेक, हम लोग चौंकने जा रहे हैं, इस प्रकार की बातें लगातार कही जा रही है। तो मैंने पूछा कि मतलब चौंकने जा रहे हैं इन द सेंस क्या पेट्रोलियम मंत्रालय चेंज होने वाला है, क्योंकि बवाल तो ऑलरेडी चल रहा है, बैकफुट पर टीम आई हुई है, प्लस जो रूमर्स उठ रहे हैं मोहनलाल यादव। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभिषेक, मोहनलाल यादव जी को या फिर अभी राजस्थान के सीएम को टच नहीं करने जा रहे हैं। इन सब रूमर पे बकवास, मतलब मोस्टली जो है लोग वो बेकार बात कर रहे हैं। ये टाइम में चेंज नहीं हो रहे हैं सीएम, चेंजेस होगा सर। अब देखिए, एक दो न्यूज जो आपने बोल दिए पहले ही। एक तो राजनाथ सिंह जी वाला, क्या राजनाथ सिंह जी का टाइम आ गया है ये होने का? आई बिलीव कि ऐसा लग रहा है कि राजनाथ सिंह जी को कुछ ना कुछ तो ये करेंगे, क्योंकि पंकज सिंह जी का जो है, उनके जो बेटे हैं, उनको दायित्व बड़ा लखनऊ में देने का बात हो रहा है। ये लखनऊ में आम चर्चा है, सभी जो हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं वो आम चर्चा ये कर रहे हैं कि लखनऊ में उनको बड़ा पद वगैरह मिलने वाला है। यानी क्या एके शर्मा 2027 के चुनाव के बाद या केशव प्रसाद मौर्य, इनमें से किसी को सेंटर बुलाया जाएगा? ये इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी बात यह है सर, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के बहुत डिस्कशन हो रहा है, बहुत डिस्कशन हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के कि उनका मंत्रालय चेंज होगा नहीं होगा। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का अभी जितना जिस प्रकार से कॉकरोच पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय नहीं बदलेगा। धर्मेंद्र प्रधान को ये लोग रखेंगे अभी। हाँ, इनको जब बदलना होगा ये बदल देंगे, वो और बात। लेकिन अब भी कम से कम ये नहीं बदलने जा रहे हैं। तो बदलाव क्या करने जा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं सर। अब भी जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है, आपके स्पेशली आपके दर्शकों के लिए, वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मानसून सत्र में भाजपा सरकार एक बहुत बड़ा बिल लाने वाली, बहुत बड़ा बिल। वो जिसके बारे में दर्शक लोग बात कर रहे हैं या अन्य चैनल बात कर रहे हैं, वो बिल नहीं आ रहा है। बिल आने वाला है, मैं बता दे रहा हूं कौन सा बिल आने वाला है कि मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन के अंदर, अगर 30 दिन हिरासत में रहते हैं तो ऑटोमेटिक उनके मंत्रालय से, उनके पद से, इसमें सीएम पीएम सबके ऊपर यह लागू होगा। यानी 30 दिन अगर आप जेल में रहे तो आप ऑटोमेटिकली मंत्री पद से हट जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस खबर को ब्रेक कर दिया है। मेरे हिसाब से जेपीसी 20 की जुलाई की रिपोर्ट जो है ये दे देगा, 20 पहला रिपोर्ट दे देगा। और सरकार का कहना है कि 30 दिन काफी होते हैं बेल लेने के लिए। अगर 30 दिन में आपको बेल नहीं मिल पा रहा है तो ये नेचुरल जस्टिस का फिर उल्लंघन होने लगेगा, क्योंकि फिर आप उसमें इंटरफेयर करोगे। तो भाई ये बड़ा बिल आने वाला है सर। और ये बिल मैं मानता हूं कि अगर फ्लोर पे सर लाया गया, आप कानूनी मामले के विशेषज्ञ हैं सर, हंगामेदार होने वाला है मानसून सत्र पे।
नहीं, इसमें दो चीजें होने वाली। मैं थोड़ा एक लीगल बात जोड़ दूं इसके अंदर। ये प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि आज तक किसी ने ये बेशर्मी ही नहीं की थी कि सीएम बन के जेल जाने के बाद पद में रहे। बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं इस देश में, इंक्लूडिंग मैडम जयललिता कर लीजिए, मैसिव क्राउड फॉलोइंग, पर जब जेल गए आप रिजाइन करते थे। अरविंद केजरीवाल के समय जब ये हुआ तो लोगों को लॉ में एक लकूना देखा, इतने दिन जेल रहे तो पिटीशन चली कि भैया उनको सीएमशिप से हटाया जाए। तो कोर्ट का उस पर लीगल व्यू यही था कि भैया ये कौन सा प्रोविजन कह रहा है। अब मेरा भी इसमें मानना सही था, कोर्ट ने किया, क्योंकि आज एक कोर्ट बिना लॉ के अपनी कोई आप इनहेरेंट पावर्स या नया लॉ से सिटिंग सीएम को हटा दे तो वो भी बहुत डेंजरस ट्रेंड है। वो बहुत डेंजरस ट्रेंड रहेगा। उसके आप आगे सोचिए क्या क्या, अगर आज इस बात पे हटा सकता है तो कल दूसरी बात पे भी हटा सकता है। हटाने की पावर है तो वो कैटेगरी कब कब हटाएगा, वो तो बढ़ती जाएगी। तो वो मुझे लगता है कोर्ट ने बहुत रिस्ट्रेन्ड ऑर्डर दिया कि कानून लाओ, कानून है, हट जाएगा। अब कानून की आपने बात करी, वो आ रहा है जी। पार्लियामेंट में। अब ये कानून के लिए सरकार को चाहिए नंबर, क्योंकि करप्ट तो सभी जगह है। करप्ट तो कमाल की बात है सर, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, ये तो यत्र तत्र सर्वत्र है। अब इस मुद्दे पर कौन कौन साथ में होगा, इसकी बैठक चल रही है बहुत गंभीरता से, और अमित शाह बहुत सीरियस है। एक्चुअली हुआ ये है कि 5-6 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज भिजवाया और ये बात कही कि मेरा 2014 के लोकसभा चुनाव का एक प्रॉमिस है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और अब करप्शन के ऊपर काम करने का आ गया है। इसीलिए मैंने कहा कि मोहन यादव अब भी नहीं जाएंगे, ये सारा कानून और मानसून सत्र वगैरह आ जाने दीजिए। मध्य प्रदेश में जो भी आप देखेंगे परिवर्तन, ये सब मानसून सेशन वगैरह का निपटारा हो जाएगा उसके बाद। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारे बिल्स ये लोग पास कराएं। उसमें 2 इंपॉर्टेंट वो बिल भी हैं जिसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, स्पेशली जो विमेन रिजर्वेशन बिल वगैरह है। तो इसको लेकर के सरकार अभी ज्यादा फोकस नजर आती है। कैबिनेट एक्सपेंशन की बात तो फर्स्ट वीक में ही हो रही थी सर, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही। यानी क्या लग अगर रहा है सर कैबिनेट में क्या? क्योंकि मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, आपने कहा कि कुछ मंत्री जो कंट्रोवर्सी में है इसलिए नहीं हटाएंगे, कंट्रोवर्सी में, पर ये क्या फॉर अ चेंज विपक्ष ने अच्छी गेम खेली है। अब आप नहीं हटाएं, ये बात बोल के कि हम इसलिए नहीं हटाएंगे किसी भी मंत्री को या किसी भी मुख्यमंत्री को कि भाई प्रेशर में नहीं आए, जो स्ट्रैटेजी थी अभी तक, तो फिर तो जहां पे प्रॉब्लम है आप उसको भी नहीं हटा रहे। तो वो एक तरह से आप जनता पे बहुत अनरिस्पॉन्सिव है, ये एक खतरा बढ़ता है। जो जब आपकी सरकार पीक पे होती है या इनकॉम्पिटेंस बहुत ज्यादा नहीं होती, वो चल जाता है। बट क्या इस समय इतने बड़े मुद्दों पे वो चल पाएगा? क्या वो एक ट्रैप है? और हटाएं तो आप फंस जाएंगे कि भाई प्रेशर में एक पे हटा दिया तो फिर तो 4-5 हटाओ, वो रोज का काम है, किस किस को हटाओ। हाउ डू यू सी दिस पॉलिटिकली? लीगली की तो बात ही नहीं, पॉलिटिकली कैसे देखिए पॉलिटिकली भाजपा फंसी हुई है, क्योंकि अब वो सारे कॉकरोच इकट्ठा हुए, वहां पे योया भी गए हैं, प्रशांत भूषण या प्रदूषण जो भी नाम है वो भी वहां पर गए हुए हैं। फिर एक वो जो बांग्लादेश में पत्रकारिता करती है वो मैडम, जहां भी वो सिविल वॉर वगैरह कराना होता है, अनरेस्ट कराना होता है, वो मैडम भी गई हुई थी, अली मैडम। वो भी, उन्होंने भी लिखा लंबा चौड़ा आर्टिकल के बताओ मैग्सेसे अवार्ड वाला अनशन कर रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये लोग मंत्री नहीं हटा रहे हैं। लेकिन कल विजेंद्र चौहान आए और उन्होंने कहा कि भैया निकोबार वाला प्रोजेक्ट ये है, निकोबार प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। तो जितने आंदोलनकारी वहां पर आ रहे हैं एक अलग शगुफा छोड़ रहे हैं, अलग बातें कर रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान से मुद्दा शिफ्ट हो गया है। लेकिन अगर अभी हटाते हैं तो कुछ दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान को हटाने को लेकर के राहुल गांधी कहा था, तो राहुल गांधी और चढ़ेगा, राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो बीजेपी यहां धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के प्रॉब्लम में तो है, और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे पर प्रॉब्लम में नहीं है, असली प्रॉब्लम तो एथेनॉल के मुद्दे पे वो फंस चुकी है, वो आएगी। यानी मानसून सेशन सर हमारा, मतलब अब अगर पत्रकारिता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट है, हमारे लिए तो कंटेंट होने वाला है। लेकिन सरकार सोच रही है कि मानसून सेशन में इंपॉर्टेंट कानून बिल पास करा लेने हैं। पंजाब इलेक्शन इतना क्रूशियल है, और उससे पहले ये बिल, मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में ऑलरेडी अकाल तख्त के पास अपने विधायकों के साथ हाजिरी लगा चुके हैं। लेकिन जो सामने वाला बंदा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा है और आम आदमी पार्टी का रहा है, और साहब उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा डेडली है, स्वाति मालीवाल से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इन लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन राघव चड्ढा के ऊपर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी
का पूरा इकोसिस्टम टूटता है, अटैक करता है। राघव चड्ढा के ऊपर इन्होंने वैसे अटैक नहीं किया बिकॉज दे नो द कंसिक्वेंसेस कि उसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। लेकिन अब ये सामने आने वाला है क्योंकि पंजाब इलेक्शन में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, रमनीत सिंह बिट्टू, इनको बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी मिलने वाली है और पंजाब इलेक्शन इज गोइंग टू बी मतलब वेरी टफ बैटल फॉर अरविंद केजरीवाल। और यहाँ पर उनके जो कॉकरोच है वो बचा पाएंगे या नहीं, ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। अगले 2-3 महीने मतलब सीरियसली बहुत हंगामेदार होने वाले हैं। एथेनॉल इशू में आपको क्यों लगता है सरकार इतना डबल डाउन कर गई है? क्योंकि एक वे में तो जो मिनिस्टर इन चार्ज है, बट मिनिस्टर इन चार्ज के बाद ऐसा तो है नहीं कि मिनिस्टर इन चार्ज के ऊपर इस सरकार में तो आप ये नहीं कह सकते कि हर मंत्री अपनी सिर्फ मर्जी कर सकता है। किसी और सरकार के लिए आप बोल लें तो इस सरकार के लिए तो मैं नहीं मानता कोई कह सकता है। तो ये एथेनॉल इशू में क्यों इतना डाइवर्जेंस आ रहा है? जो अभी ये मिडिल क्लास में इशू रोज तेज ही पकड़ रहा है, बहुत लोगों का कंसर्न है। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपने पता नहीं टेक्निकली कितना स्टडी किया है, बट एज ए इशू ऑफ कंसर्न इसको कम से कम एड्रेस तो बेटर करना है अगर आपको लगता है एथेनॉल लाना जरूरी भी है। और कितना लाना जरूरी है ये भी बहुत जरूरी है, और किस नॉर्म्स पे लाना जरूरी है ये भी बहुत डिस्कशन का टॉपिक है। तो मल्टीपल टॉपिक्स हैं और इस पे कंप्लीट मिसकम्युनिकेशन हो रही है। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. नहीं, मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, पीसीएम इसके हिसाब से मैं ठीक ठाक जानता हूँ। देखिए सर, एथेनॉल के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो जल के साथ घुलनशील है, H2O के साथ वो मिंगल हो जाता है, बाद में उसको महीने 1.5 महीने में उसमें एसिडिक फॉर्म होने लगता है। अब ये लोग जो ब्राजील का उदाहरण देते हैं, मैं केस स्टडी कर रहा था ब्राजील का। ब्राजील सर और हमारा कोई तुलना नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। दे वर फार फार अहेड। 1970s, अर्ली लेट 60s और अर्ली 70s में उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। 2%, 5%, 8% तक गए। 1982 आते आते ये लोग 12 to 15% पर उस समय आ गए थे और 1992 तक ये 20% पर आ गए थे। बट हियर इज द टेक, उन वहां गाड़ियां 20 साल 25 साल भी चलती हैं क्योंकि पहले के इंजन वैसे होते थे। तो उन्होंने प्योर पेट्रोल को खत्म नहीं किया था या E10 वाला ऑप्शन भी खत्म नहीं किया था। उन्होंने बोला कि अपनी गाड़ियों के हिसाब से आप लोग धीरे धीरे ही करो। लेटर ऑन 2000 आते आते वो लोग पहुंच गए। अब जैसे जैसे वहां पर गाड़ियां एडवांस होती गई, आपने 2004 में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, कुछ जगहों पर 5% आप यूज करते थे। 2013 में कांग्रेस भी इस पर सहमत थी कि एथेनॉल को यूज करना है, ब्लेंड करना है, लेकिन कुछ बड़ा काम नहीं किया। आपने काम करना कब से शुरू किया? 2018 से, और 2026 आते आते आप 20% पर आ गए। आपकी गाड़ियां प्रिपेयर नहीं है, वो वेल प्रिपेयर थे, दोनों का फर्क है। अब मैं बता रहा हूं, फ्यूल इंजेक्टर का प्रॉब्लम आएगा, माइलेज ड्रॉप का प्रॉब्लम आएगा, जो E20 कंफर्टेबल गाड़ियां नहीं है। जैसे आपकी अगर कार 2022 है या 2023 मार्च से पहले की है, अप्रैल से पहले की है, वो E10 तक तो समझ लेगी, E10 तक संभाल लेगी। E20 के साथ इश्यू होने वाला है। प्लस ब्राजील और इंडिया में एक बड़ा अंतर है। ब्राजील में कोई छपरा के अंदर एक ऐसा पेट्रोल पंप नहीं है जो E20 को E50 में भी कन्वर्ट करने का कलात्मकता रखता हो। हमारे यहां गुणी लोग हैं, एक से एक करप्ट लोग हैं। आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप मोर देन 20% को रोक पाए। उस एक तो मुझे ना बहुत ये पीड़ा होती है जब लोग वेस्ट का एग्जांपल के भारत में करते हैं। भैया पूरा डिफरेंट है, वहां की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, भारत के अपने इश्यूज हैं। दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, BRT, अगर आप दिल्ली जो आता था, कितना शीला दीक्षित का पायलट प्रोजेक्ट था, उन्होंने अच्छा काम किया था, बट कई चीजों में ये BRT प्रोजेक्ट ऐसा था जो डेडिकेटेड लेन थी, सारे उसमें भी घुसे हुए थे, रॉन्ग साइड आने में भी घुसे हुए थे, फ्रंट जाने में घुसे हुए थे। पूरा जो पैसा 300-400 भगवान जाने कितने करोड़ था, वो वेस्ट हो गया एक पैच पे ही। आपको भारत के क्लाइमेट के हिसाब से, भारत की सिचुएशन के हिसाब से, भारत के लोगों के हिसाब से और जो प्रैक्टिकल रियलिटीज है उसके हिसाब से करना चाहिए। ये जो फरमान आते हैं ना एकदम से, ये वैसे ही मैं
बहुत कॉशियसली बोलता हूँ इनको डील करना। जो आप अच्छा पॉइंट रेज कर रहे हैं कि अपस्किलिंग आप इतनी फास्ट कर रहे हैं 18 से 26 के बीच में, धाड़ 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 धाड़, क्या लोग प्रिपेयर्ड हैं और कितने लोग गाड़ियां रिपेयर अफोर्ड करेंगे? और तो ये इशू आपने ऑल्टरनेट ऑप्शन भी जिसके बारे में आप बात करते थे बनाए क्या? पूरी दिल्ली में सर आपके पास कितने चार्जिंग स्टेशन है? इलेक्ट्रिक गाड़ी चलो ले लेता हूं, कितने चार्जिंग स्टेशन आपने बनाए? 2018 से आपने शुरू कर दिया था ना। आप बनाते देश में हर एक पेट्रोल पंप पर कंपलसरी एक चार्जिंग स्टेशन लगवा देते। आपसे 8 साल में ये ना हो सका, लेकिन आप ये चाहते हो कि वो देखिए भारत का मिडिल क्लास सर, बिहार में तो मोस्टली लोग 5 साल की ईएमआई पे कार लेते हैं। सब जगह ही भारत के ये जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट वगैरह हैं, ये बाइक 5 साल की ईएमआई पर लेते हैं। अब कल मेरे एक कल नहीं परसों हमारे एक कुलीग का 2022 का बुलेट अचानक रुक गया। हमने उसको ओपन कराया तो उसमें पानी वगैरह की प्रॉब्लम आई थी, वो निकाली वगैरह, उसका फ्यूल इंजेक्टर वगैरह भी खराब हो गया था। जबकि E20 मात्र वो पिछले 1 महीने से मुश्किल से डलवा रहा होगा, इतनी जल्दी उसका प्रॉब्लम आया है। अब कह सकते हैं कि भाई वेदर का सिचुएशन है, बारिश का, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि भारत का वेदर आप तुलना जिससे कर रहे हो, पहले ये तो देखो इंडिया का वेदर कहां कहां कैसे कैसे है। नहीं, और ये मुद्दे आपको सर मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहता हूं आप E20 दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर पेट्रोल पंप पर सर जी E10 का भी ऑप्शन दीजिए। आप 20 रुपए एक्स्ट्रा ही ले रहे हैं, वो भी ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं 125 ही पे कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन तो दो। आपने कंज्यूमर को ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये अलग इंपैक्ट है। देखिए, जैसे मैं बोला ना, और मैं एक डिफरेंट वे में बोलूंगा कि अभी मैं न्यूयॉर्क से आया था। न्यूयॉर्क में क्या फरमान आ गया है, इतनी गर्मी के अंदर वो कहते हैं जी टेम्परेचर एसी का सेट कर दिया गया है। न्यूयॉर्क जैसे कैपिटलिस्ट जगह में कह दिया गया है कि पीक आवर्स में आप इतनी लाइट चल सकते हैं, लाइटों को डिम करना पड़ेगा आपको। फ्रांस में लड़ाई हो रही है, लंदन में अगर आप जाएं तो आपको पूरे जोन में कैब लेंगे, पैसे देंगे, वो कैब के अंदर एसी ऑन नहीं कर रहे, उस अपने पूरे उनका जो लुटियन जोन है उसके अंदर आप क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अनफॉर्चुनेटली क्या रियलिटी हो गई है, इंडिया हो या वेस्ट, सब सरकारें टॉप डाउन अब फरमान करना शुरू हो गई हैं। जो भी सत्ता में आता है उसको जो सही लगता है, वहां की 40 डिग्री में, आप सोचिए भारत में आप कल्पना करते हैं 40 डिग्री के अंदर एसी ऑन ना हो, जब 25 या 26 डिग्री का था एसी में सेट टेम्परेचर आएगा, भारत में कैसे लड़ाई? ये न्यूयॉर्क में हो रहा है, जहां पे तो इंडिविजुअल राइट्स इतने स्ट्रांग है कि सरकार का कोई रोल ही नहीं बोलना। वहां तो ये लड़ाई थी कि सीट बेल्ट पहनोगे नहीं पहनोगे, ये मेरा इंडिविजुअल राइट है। उस तरह का देश है वो, भारत उस तरह का देश हाँ नहीं है। बिल्कुल तो अब ये आई थिंक ये पूरा एक प्रॉब्लम एक उस तरह आ गई है, हर सरकार को जो सही लगता है वो आपके मुंह में ठूसती है। नहीं, वेस्ट ने तो सर ये प्रॉब्लम खरीदी है, हम अभी खरीद नहीं रहे हैं, वेस्ट ने ये प्रॉब्लम खुद खरीदी है। सो ग्लोबल वार्मिंग और इन सब पे जो लेक्चर देते थे ना इतने दिनों से, उनके साथ ये होना ही था। और इसको लेकर के लोगों ने मैं ऐसा नहीं, मैं पुराने आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था, बहुत पहले इनको वार्निंग दी गई थी कि जिस प्रकार का ग्रीन हाउस चैम्बर ये वेस्ट के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर बन रहा था बहुत सालों से, ये होना था। अब ठीक है, वो नहीं निकल पा रहा है वो गैस वगैरह, और पूरा हवा वो ब्लॉक हो गया है। अब जब होगा सो होगा, उनका प्रॉब्लम सॉल्व। मैं इंडिया के संदर्भ में बात कर लेता हूं सर। ऐसा नहीं कि सरकारें नहीं है और सरकारों के अंदर विवेक नहीं है। मैं प्राइम एग्जांपल दूंगा सर, असम सरकार के अंदर ये जंगल को लेकर इतने कॉन्शियस है बचाने को लेकर के, मतलब आप जाकर के ऐसे कोई हरा पेड़ नहीं काट दोगे वहां पर, जैसे अपने बिहार और यूपी में हम देखते हैं ना, एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कट रहा है, नहीं काट दोगे सर। प्रॉपर आपको उसके लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल से वो आपको नोटिफिकेशन और ये सारा प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, और बदले में वो लिखवाते हैं कि हाँ बदले में तुम यहां 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 पेड़ लगवा लोगे, क्योंकि तुम एक काट रहे हो, ये 30 साल पुराना मान लीजिए, तो आपको 10 लगाने पड़ेंगे, 15, वो जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो करना पड़ता है। तो आप अगर ऐसे अपने आप को रोक सकते हो तो रोक सकते हो, लेकिन अगर आप अंधाधुंध विकास के चक्कर में जा रहे हो तो फिर वो विनाश से नीचे मानेगा नहीं सर। ट्रू। अब मैं थोड़ा यूपी में आना चाहूंगा राजनीतिक रूप से, क्योंकि एक आपको सबको दिल पे तो ठेस पहुंची राम मंदिर में जो हुआ, और उसके बाद कुछ लोगों ने मौका भी लिया कि इसमें राजनीति के, अब जाए वो लोगों की पार्टी हो जिन्होंने कार सेवकों पे हमला किया हो,
बट मौका भी दिया गया उनको, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रस्ट में उनका जो मर्जी बोलिए, पूरा ट्रस्ट, वो तो यही कह रहे हैं ना, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, पूरा ट्रस्ट आपकी मर्जी, जिसको डालना था नहीं डालना था, रखना था नहीं रखना था, हम तो मुंह भी नहीं खोल पाते थे। तो उसका आपको राजनीतिक रूप में क्या असर दिख रहा है, कितना जमीन पे फैली है? क्योंकि आपकी टीम जमीन पे अब एक्टिव हो गई है, पोल का फीडबैक ले रही है, तो आस्था के रूप में तो चोट है ही है, पर राजनीतिक रूप से भी क्या चोट पड़ रही है? इसका क्या असर हो रहा है, कहां पे हो रहा है और क्या चल रहा है? नहीं, पॉलिटिकल असर सर नहीं होगा, और बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग कह रहे हैं कि होगा, वो मैं बता रहा हूं कि क्यों नहीं होगा। यूपी जैसे, जो लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, जैसे इनका कोई रोल नहीं था सर, यूपी गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं था। ये राम मंदिर ट्रस्ट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है। दूसरी बात, जिस दिन चंपत राय जी ने एसआईटी की मांग की, विद इन एन आवर एसआईटी गठित हो गई। ठीक है, तो अब एसआईटी का रिपोर्ट आ रहा है, एसआईटी की जांच को एक्सटेंशन मिल गया है। तो सरकार का रोल तो तभी शुरू होता है जब कोई कंप्लेन कराए किसी चीज में। अब आप ज्यादा लीगल इसको समझा पाएंगे, क्योंकि आपके घर में चोरी हुई है और आप थाने में जाके कंप्लेन नहीं करोगे तो ऐसा थोड़ी ना थानेदार आकर के अपने आप चेक करेगा, आपको शिकायत करानी पड़ती है। तो राम मंदिर का भी सिचुएशन ऐसे ही है। तो चंपत राय जी का टेक्निकली मैं सारा चीज देख रहा था, चंपत राय जी पर कलंक तो लगा है, लेकिन मैं उनको मानता हूं टेक्निकली वो विसल ब्लोअर है। क्योंकि आप बताइए कि मीडिया में न्यूज आया लगभग 5-6 जून से आना शुरू हुआ, अखिलेश यादव ने 5 जून को बोला था। लेकिन पहला जो छापा पड़ा था जिसके कारण अयोध्या में चर्चा और बातें शुरू हुई कि मंदिर में का कुछ पैसा वगैरह चुराया है क्या ये आदमी, वो था 27 मई को, जब चंपत राय जी पुलिस लेकर के गए थे। वो टुन्नू यादव है और एक रामेश्वर मिश्रा या रामेश्वर पांडे है, शायद रामेश्वर पांडे के घर जो है वो छापा जब पड़ा और पैसे निकले। ठीक है, चंपत राय जी बहुत गुस्से में थे, लेकिन उनको किसी ने बताया कि इससे बदनामी होगी, ट्रस्ट की बदनामी होगी, मंदिर की और लोगों का ये। तो उन्हें लगा कि भाई एक चोरी का कितना मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है, वो हम लोग अंदर अंदर करा लेंगे, एफआईआर वगैरह करा लेंगे, इसको दबाते हैं। और वो उनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। क्यों गलती है मैं बता रहा हूं, क्योंकि सर मंदिर का पैसा सिर्फ 1-2 पर आपने छापा पड़वाया और ये जो कहा वो नहीं था, वो पूरा नेक्सस काम कर रहा था। और इसके लिए फाइनली जब ये विसल बजा जोर से, तो एसआईटी की जांच में सामने आया कि कितना सुनियोजित और संगठित रूप से ये काम हो रहा था। दूसरी बात, जब उनको ट्रस्ट के अन्य सहयोगियों ने बताया कि चंपत राय जी ऐसा ऐसा हो रहा है, उन्हें विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने उनकी बातों को इग्नोर किया शुरू में। यानी ट्रस्ट के अपने ही साथियों के ऊपर विश्वास नहीं करना। अब वो इस कलंक को धो पाएंगे नहीं धो पाएंगे, एसआईटी कहां तक जाएगी, क्या होगा मुझे पता नहीं है। ये देखो, अगर, क्योंकि सबके आस्था पे भी चोट पहुंची है और हमें ना कई बारी फैक्ट्स को फेस करना चाहिए। बिल्कुल, जब आपको लगा कुछ भी डाउटफुल हो रहा है, इट्स अ ट्रस्ट, इट्स द मनी ऑफ अ मंदिर, और नॉट ओनली फॉर दिस मंदिर। आप किसी जब भी भी बोलते हैं, नहीं, आप जब भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट का वो मंदिर को कंट्रोल करती है, आप जब कोर्ट जाएंगे, ये आपके मुंह पे केस डाला जाएगा कि ट्रस्ट आपने जब बनाई तब क्या हो रहा था। तो आपने सिर्फ इस मंदिर के लिए नहीं, आपने पूरी चीज के ऊपर एक बहुत बड़ा, सबके हाथ में हथियार दे दिया जब वो इसका उदाहरण देंगे कि क्यों ट्रस्ट नहीं बनने चाहिए, क्यों गवर्नमेंट को मंदिर कंट्रोल करना चाहिए। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट कंट्रोल मंदिर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो हर जगह पे डिमॉन्स्ट्रेटेड है, कितनी उसकी रिपोर्ट्स आई हुई हैं। पर ये दूसरी बात, जैसे ही यू गेट टू नो कि चोरी हो रही है, आपकी जिम्मेवारी है कि आप जाके एफआईआर करवाएं। लीगल प्रोसेस ये है, ये नहीं है कि मैं कमरे में मार लूंगा या चुपचाप एफआईआर हो जाएगी। राम मंदिर जैसे केस के अंदर अगर आप ट्रस्ट के अंदर सेक्रेटरी है चोरी, सर, ये आप हो खुद ही नहीं सकता, सेक्रेटरी। ये हो ही नहीं सकता था। आप बिल्कुल, इसको, और होना भी नहीं चाहिए था। सो होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको जिस समय फर्स्ट नॉलेज आई है, अगर मैं मान रहा हूं आपको जब भी आई है, वही समय एफआईआर दर्ज करने का था। आप नहीं करेंगे तो बहुत बहुत सवाल उठेंगे। अब वो जांच के बाद क्या निकलते हैं सवाल के अंदर, वो अलग बात है, क्योंकि मेरा इसमें किसी के लिए सिम्पथी नहीं है। अगर मैं एक मेरा पैसा भी किसी ने लिया है तो वो जो मर्जी हो, जिस मर्जी का फायदा हो, जिस मर्जी का नुकसान हो, वो जो लीगल पैरामीटर्स हैं, दोषी को मैक्सिमम सजा
आपको देनी पड़ेगी, पब्लिक वे में देनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंट वे में देनी पड़ेगी। नहीं तो आज एक मुद्दा नहीं है, अगली बारी जो मुद्दे आप उठाएंगे, आप कभी मंदिर की बात करेंगे, लोग यही बोलेंगे, अरे इसलिए कर रहे हो, अरे उसलिए कर रहे हो। सो आप ये एक बहुत बड़ा, और ये जमीन पे बात उठेगी और ये लोग बोलेंगे, तो ये नहीं आपको नहीं, इस डील धर्म करना का पड़ेगा। सबसे बड़ा लॉस हमारा ये नहीं है 500 सालों का जो हम फाइट लड़े, और उसके बाद ये है जो इस्लामिस्ट और वामपंथी हम पे आरोप लगाते थे, वही आरोप इसके कारण चिपका ना। तो सिर्फ श्रद्धालुओं के साथ ये चीट नहीं है, इस आंदोलन में जुड़े हुए हर एक आंदोलनकारी से पूरे राम मंदिर का एक पूरा जो मोमेंट रहा है 500 साल का, उन सबको यह आघात पहुंचा है। और मैं कहता हूं आज वीएचपी और संघ है, लेकिन 500 साल की लड़ाई में 1967 80 इसके पहले संघ वीएचपी नहीं थी। वो माउथ पब्लिसिटी हो रहा था 15वीं सदी 16वीं सदी में। पहली एफआईआर 1858 में जब वो निहंग सिक्स के ऊपर लिखी गई थी, तब कौन सी संस्था थी? तब भी वही लड़ाई चल संस्था, रही थी। अब भी लड़ाई चल रही थी, मैं वही कह रहा हूँ, तब भी जनरेशन बाई जनरेशन लड़ाई लड़ी गई है। ये किसी इसलिए की ये तो बहुत पाप बड़ी- है, ये जो हुआ है पाप, एंड आई होप जो भी है रिस्पॉन्सिबल सबको आपको करना पड़ेगा। फिर मैं वो राजनीति पे आऊंगा, जमीन पे आप किस तरह, जो आपने सर्वे किया, क्या क्या तरह के सवाल पूछ रहे हैं, क्या क्या लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, क्योंकि अब यूपी का चुनाव शुरू हो चुका है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देखिए, पूर्वांचल में लड़ाई क्लोज है सर। पूर्वांचल की कठिनाई, एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम योगी जी नहीं है, वो लेयर में प्रॉब्लम जनरेट हुई है जो एंटी बीजेपी जनरेट हुई है, एंटी योगी वो नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जैसे एक कम्युनिटी है जो यूजीसी को लेकर के, और सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, एक इंटायर उसमें हिंदू का एक सेगमेंट है जो यूजीसी पर आज भी भड़का हुआ है। अभी भी ठीक है, मुद्दा है। हाँ वो है सर, गाली देते हैं लोग गांव में भी कि वो ठीक नहीं किया, उसके ऊपर ठीक करना था। लेकिन फिर अगला क्वेश्चन जब मैं पूछा हूं कि अच्छा यूपी, ये तो यूपी का इलेक्शन है, बाबा जी का काम कैसा है, तो कहता नहीं योगी जी का काम बढ़िया है, योगी जी में कोई दिक्कत नहीं है, हमको योगी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि क्या यूपी में फिर वो वोट करेगा कि नहीं। फिर उनसे जब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अखिलेश और योगी में आप किसको चुनेंगे, तब वो पूर्वांचल में कहते हैं लोग भोजपुरी में कि ना ऐसे तो योगी के चुने पर ही, अभी तो हम लोग के पास विकल्प नहीं है। यानी मुद्दा जरूर है विपक्ष के पास, लेकिन विपक्ष विकल्प नहीं बना है। जो मैं यहां से लेकर के अभी तक जो हम लेकर के आए, विपक्ष है लेकिन वो विकल्प नहीं है सर। इस बात को समझना पड़ेगा, योगी जी क्या किया, विकल्प नहीं है। दूसरा, जो पावर कट का प्रॉब्लम है या कम्युनिकेशन, ये तमाम मुद्दे जुड़ते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मुद्दे जुड़ते हैं, मुद्दे हैं। इस गर्मी में पूर्वांचल में बहुत पावर कट का प्रॉब्लम रहा, बहुत पावर कट हुआ है इस बार। हाँ, और ए के शर्मा जी को खूब गालियां पड़ी, लेकिन वो गालियां योगी जी तक नहीं चिपकती। तो फिर वही आ जाता है कि विकल्प नहीं बन रहा है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष कोई विजन की बात नहीं कर रहा है, वो आज भी कास्ट एंगल पर खेल रहा है। आप देखिए, विपक्ष इस मुद्दों को पकड़ ही नहीं रहा है कि उस मुद्दे को हमें कैसे कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा है तो आप बात करेंगे कि हाँ भाई, बिना संवाद के जिस प्रकार से प्रीपेड मीटर्स लगाए जा रहे थे, जब तो आपको बात करना होगा धरातल पर कि हम आएंगे तो ये उखाड़ देंगे, रहने देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इनके विधायकों के प्रति है, जो लोकल, वो लोग कहते हैं कि ई लोकल विधायक को हम हराएंगे। अब ये वाला जो है सेगमेंट जो है, हमें और ज्यादा माइन्यूट जाने के टाइम में, और जब हम अंदर जाएंगे और आने वाले समय में, ये विधायक हमको नहीं चाहिए, इसको टिकट मिलेगा तो हो सकता है हम वोट ना करें। और ऐसे विधायकों की संख्या भाजपा में है, अच्छी खासी है। उनका प्रॉब्लम समझिए, वो इस अफसरशाही में अपना कार्यकर्ता का कोई काम करा ही नहीं पा रहे। विधायक की वैल्यू इज जीरो। क्यों? क्योंकि ऊपर लेवल पर और नीचे लेवल पर इतना कम्युनिकेशन का गैप है, संवाद का गैप है कि वो काम नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, आप काम नहीं करा पा रहे हो, लेकिन आप, कमाल की बात यह है कि वो लोग लखनऊ में भी पड़े रहते हैं। ये तो कम से कम हो भाई कि वो अपने ग्राउंड पर जाएं, अपने लोगों से मिले, शादी ब्याह फंक्शन बहुत सारी चीजें होती है, एटलीस्ट वो रहे। तो संवाद भी उनके सिलेक्टिव लोगों से। तो जैसे मान लीजिए गांव का एक बड़ा प्रधान है, उनके घर जा रहे हैं नेताजी, तो लोगों को लगता है कि ठीक, वो सिर्फ प्रधान के घर आते हैं, हमारे साथ नहीं होता। वो एक अलग तरह का पूर्वांचल का आपको पता ही है राजनीति है।
तो वो एक इशू है। मुझे लगता है कि योगी जी और अमित शाह जी और इन लोगों के पास भी ये सारे इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन इसको बीजेपी मुझे लगता है ओवरकम कर जाती है समय के साथ। ये एंटी इनकम्बेंसी, इस प्रकार की चीजें हमने महाराष्ट्र इलेक्शन या बिहार इलेक्शन में भी बहुत देखी थी, लेकिन समय के साथ बीजेपी नरेंद्र मोदी के करिश्मे के साथ और इसके साथ कर लेती है। लेकिन यूपी में इस बार नरेंद्र मोदी जी का भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी का फोकस होने वाला है पंजाब। तो यहां क्या होने वाला है, आपको क्लासिक उदाहरण देता हूं। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ओपी राजभर और अखिलेश यादव एक दूसरे के साथ तू तड़ाक की भाषा लिटरली कर रहे हैं, तू तड़ाक की भाषा। यानी अखिलेश यादव लड़ किससे रहे हैं सर? लड़ रहे हैं वो ओपी राजभर से, जबकि उनको लड़ना है योगी आदित्यनाथ महाराज जी से। तो वो इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। और योगी जी हो गए, इसी प्रकार से पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी हो गए। इनके पास एक्चुअली अगर आप देखिए तो बीजेपी के पास इस वक्त कास्ट अर्थमेटिक है, जो यूपी में सबसे खतरनाक है। इनके साथ कास्ट अर्थमेटिक में सारा वर्ग जुड़ा हुआ है। राजभर समाज जुड़ा हुआ है, कुर्मी समाज की अनुप्रिया पटेल जुड़ी हुई है, मल्लाह समाज के संजय निषाद जुड़े हुए हैं, आप जाट समाज के जो सबसे बड़े हैं जयंत चौधरी और उनकी फैमिली जुड़ी हुई है। इनके पास खुद संजीव बालियान जैसे पश्चिमी यूपी के इतने कद्दावर नेता हैं। तो अखिलेश यादव लड़ेंगे किससे और कितनों से इंपैक्ट वो लड़ पाएंगे? पूर्वांचल होके आप क्यों कह रहे हैं पूर्वांचल में बहुत टाइट है? तो अखिलेश के पक्ष में क्या है पूर्वांचल में, या क्या है जो आपको टाइट क्यों लग रहा है चुनाव पूर्वांचल के अंदर? पूर्वांचल के अंदर एक्चुअली शुरू से ही 3-3.5%, 4% का गैप रहता है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। वो डेमोग्राफी का भी इशू है, कास्ट अर्थमेटिक का भी इशू है। लास्ट टाइम राजभर भी उन्हीं के साइड में थे, इस बार नहीं है। लेकिन नाराजगी, अब जैसे मान लीजिए कि एक क्षणिक प्रॉब्लम हुआ और करणी सेना खुद कह रही है कि हम 40 सीटों पर लड़ेंगे। इसी पर अब करणी सेना तो राजपूतों की सेना है, 8% राजपूत है, और वो लड़ने जा रही है ब्राह्मण बहुल सीटों पर। आप खेल को समझिए सर। और ब्राह्मणों को इंपैक्ट बहुत दिनों से वो हिट कर रहा है कि नहीं, वो लगातार इंजेक्ट किया है कि योगी ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मण। तो एक छोटा सेट टूटा है। अभी अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम जब ब्राह्मणों की मीटिंग हुई थी इनके एमएलएज वगैरह की, तो भी जो इनके ये बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, तो बहुत सारे समाजों की मीटिंग हुई थी, पर ब्राह्मण समाज पे बहुत इशू बना था कि भाई क्यों हुई है मीटिंग, क्या रहा था वो पूरा, क्या? तो आपको लग रहा है ब्राह्मण समाज में नाराजगी है थोड़ी? सर मैं अभी मानता हूं कि 10 में 7 ब्राह्मण जो हमें मिले वो योगी जी से बैर नहीं कर रहे, योगी जी को वोट करेंगे। वो हो सकता है लोकसभा में 5 हो जाए, क्योंकि एंगर है उनके अंदर कुछ कुछ चीजों को लेकर के, लेकिन वो इस पे नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जब लेयर में जमा होने लगती है नाराजगी ना सर, तो बहुत सारी नाराजगी जमा होने लगती है। उसमें अब ये भी इशू आ जाएगा कल को कि भाई देखो मोदी तो वो SC/ST एक्ट लेकर के आया था जिससे बहुत ज्यादा हो रहा है। तो राजनीति कोई फिक्स चीज नहीं हो सकता है, किसी योगी जी या मोदी जी एक ऐसा स्ट्रोक चल दे कि कल कोई नाराजगी ना रहे। ये नाराजगी वोट डिसाइड नहीं करती, ये नाराजगी है, लेकिन उदासीनता प्रति, देखिए आप आपके और मेरे बीच कोई कम्युनिकेशन गैप हो जाए तो हम लोग रूट थोड़ी ना जाएंगे, हम लोग तो साथ ही रहेंगे ना, बात वो हो जाती है। तो ये स्थिति है। अखिलेश यादव के पास कोई मास पुलर नहीं है। मायावती ज्यादा अटेंड करेगी, मायावती खुल के ब्राह्मण कार्ड की पॉलिटिक्स खेल रही है, और इस बार मायावती अपने आप को रिवाइव करने के चक्कर में लगी हुई है। अब मायावती अगर रिवाइव होगी तो ऑब्वियस रीजन है कि अखिलेश को जो दलित वोट लोकसभा में मिले थे वो कम हो जाएंगे, और कई सीटों पर लग रहा है चांस मायावती बीएसपी रादर का रिवाइव होने का। देखिए बीएसपी इज नॉट, बहुत लोग अब इसको, देश को जिस तरह मैं समझ रहा हूँ, यूपी की बात नहीं, बहुत बाइपोलर देश हो रहा है, या बीजेपी के साथ है या जो बीजेपी को हरा सकता है। तो बीजेपी को जो हरा सकता है उसमें अगर कांग्रेस और सपा साथ लड़े तो वो जो बीजेपी को हराना चाहेगा वो एक तरफ जाएगा। इसके अंदर मायावती जी का अब स्कोप बचा है आपके हिसाब से, इस माइंडसेट में जो देश का पिछले 2-4 सालों में हुआ है? आपको याद होगा सर, इस जमाने में जब लोग बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाते हैं, और ये अभी जो यूपी में 3 महीने 4 महीने पहले मायावती जी की रैली हुई थी, सबसे बड़ी रैली हुई थी,
कमाल की बात यह है कि कोई होर्डिंग्स नहीं, कोई पोस्टर नहीं, बस लोग जमा हो गए। तो योगी जी का जो मायावती जी का जो एक अपना वोट है, वो आज भी नहीं हिला है, वो नहीं हिल रहा है। इंपॉर्टेंट वो वोट नहीं है, ये एड ऑन करने की बात है। वो आई कर रही है 25% वोट को लेकर के, जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सारा ये लेकर के। पर मैं नहीं मानता कि मुस्लिम शिफ्ट होने वाला है। दूसरी बात जो आपने बोला कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में लड़ रही है, बिल्कुल साथ में लड़ रही है, लेकिन साथ में है क्या? 150 सीट की तो सर अभी डिमांड हो रही है और आप कांग्रेस जीतोगे। 150 मांग रही है। हाँ, और आप जीतोगे कितने? 15। बिहार में आप 60 सीट पर लड़े थे, जीते कितने? 6। यानी आपका स्ट्राइक रेट 10% है सर। आपको कौन सीटें देगा? आप देखिए जिस प्रकार की ब्लैकमेलिंग ऑलरेडी शुरू हो रही है कि भाई हम साथ में थे, इसी कारण ये है। तो कांग्रेस इस वक्त ज्यादा फोकस कर रही है कि सारी रीजनल पार्टियां हार जाएं और वो बड़ी पार्टी हो जाए। ये बंगाल में भी उनका अप्रोच था, वो बिहार में भी अप्रोच था। इसका कारण यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कुछ दिन पहले कहा भी था कि अगर हम 150 सीट जीते होते तो आज हम सरकार में होते। मैं ये नहीं कहूंगा कि मूर्खतापूर्ण बयान है, मैं मानता हूं ये मूर्खतापूर्ण बयान है। उसका कारण समझिए सर, आप 150 सीटें जीतेंगे कैसे? साउदर्न इंडिया में आप पीक पर हैं, आपने डीएमके को भी लात मार दिया, अब आप चले गए टीवीके के साथ, वेरी गुड। कांग्रेस कर्नाटका में पीक पर, तेलंगाना में पीक पर, केरला में पीक पर। राजस्थान में आप बीजेपी के विरुद्ध ही लड़ते हैं, गुजरात में बीजेपी के अगेंस्ट ही लड़ते हैं, हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में आप बीजेपी के अगेंस्ट हैं। बिहार में, यूपी में, बंगाल में आप लिटरली है नहीं बिना अलायंस के, उनको खत्म कर दिया तो आपको और भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो 150 सीटें लेके कहां से आएंगे? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल का तो आएगा नहीं। तो इनकी प्रॉब्लम ही अलग है, ये अपने ही लोगों को खत्म कर रहे हैं। उसमें अगला नंबर जो है वो अब इनका है, समाजवादी पार्टी का। तो आज जो आप यूपी का टोटल असेसमेंट करेंगे तो किस तरह देखेंगे? फिर मैं पंजाब में बढ़ता हूं। अगर आज आपको करना हो जो अपने इनिशियल, अभी तो बहुत इनिशियल डेज हैं, बट अगर आपका कोई जो फील आई है, किस तरफ दोनों पार्टीज को पा रहे हैं, किसके आसपास होगी नंबर पे, अगर आपको अनुमान लगाना हो? देखिए 170 सीट्स में बीजेपी को मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए राइट नाउ, और 100 सीट में समाजवादी पार्टी को भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली और कांग्रेस अलायंस को, ठीक है। अब बच जाती है बाकी सीटें, 270 में से बाकी जो सीटें हो गई है लगभग 133 सीटें। सारा खेल यहीं पे, सारा फोकस इन्हीं में, इसमें जो मैक्सिमम जीत के लेके जाए। ये बीजेपी सामने ही है, बीजेपी को 130 में भी सिर्फ 40 चाहिए, लेस देन 40, 35 चाहिए, तो बीजेपी थ्रू है। उसमें बहुत सारी सीटों पे ऑलरेडी बीजेपी बहुत एज पर है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यहां पर हमने फाइट देखा कि चलो ठीक है। अब क्या है सर, हम लोग जब रैंडम घूमते हैं तो जब एक बार आंकड़ा निकलने लगता है, लास्ट टाइम जब वोटर वगैरह बन जाता है तब हम लास्ट में डेटा पे आते हैं। तो अभी तो हम रैंडम आंकड़ा, रैंडम चलो हमने इतने ब्राह्मणों से बात की, इतने क्षत्रिय समाज से, इतने मुसलमान से, इतने यादव समाज से, जो एक हमारे पास ब्रेन में है कि इतना परसेंटेज है, तो हम मेक श्योर करते हैं कि चलो 100 लोगों से बात हो तो उसमें से 15 मुसलमान भी हो, 12 ब्राह्मण भी हो, 8 राजपूत भी हो, ऐसे करके। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? एक ब्लॉक है वो आजमगढ़ का है, और आजमगढ़ में वो ब्लॉक पूरा बीजेपी हमें दिखा, तो उससे हम ये नहीं कयास लगा सकते कि पूरा यादव समाज बीजेपी को वहां वोट करेगा। वो निरहुआ का कोर वोटर है, इसलिए वो बीजेपी को वोट कर रहा था, वरना आजमगढ़ में आज भी है, सारी सीटें हारेंगे बीजेपी। तो वो रियलिटी आप इतना देर से कर रहे हैं और इतनी एक्सपर्टीज से कर रहे हैं, तो मुझे पता है जब आप रैंडम भी घूमते हैं ना, तो वो चावल का एक दाना तो हाथ लग ही जाता है। तो जो आप बता रहे हैं एक जिसको कहते हैं ना कि खत का मजमून, तो थोड़ा बहुत आदमी भापने लगता है कि टेम्परेचर किधर शिफ्ट हो रहा है। तो वो तो है कि यूपी में अखिलेश यादव का, मुझे कम से कम आज के समय आप मुझसे पूछे तो वनवास समाप्त होता हुआ नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा। लंबा जाने नई जगह पे क्या बीजेपी का वनवास खत्म? वनवास क्या, बीजेपी तो कोई सत्ता में ही नहीं आई, पंजाब में हो रहा है। आप कह भी रहे हैं कि आपके हिसाब से इस चुनाव का टारगेट बीजेपी का पंजाब होगा, यूपी तो मोस्टली योगी जी पे छोड़ेंगे, मतलब तो पंजाब में क्या स्ट्रेटेजी लग रही है, क्या काम हो रहा है और आपको क्या सेंस आई है राजनीतिक? सर पंजाब इस बार जो बैटल होने वाला है बहुत शानदार बैटल होने वाला है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से तैयारी शुरू हुई है बीजेपी की,
और बीजेपी ने अलग अलग मोर्चों पे अलग अलग प्लेयर को उतारा है। आपको याद होगा सर, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने कहा कि हम अगले 3 साल में ड्रग फ्री इंडिया बनाएंगे। हेलो जी, बढ़िया बात है, आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? पंजाब में आपको सरकार में बनाना पड़ेगा, बिना सरकार में आए, या 6, 7, 8 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि आपकी सरकार नहीं होगी और लोगों को पता है कि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के जो पूरा पंजाब में चल रहा है वो है नहीं। मैं किसी एक पार्टी या एक किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल सपोर्ट तो है ही उस सेगमेंट को। पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक पूरा एक चेन चली है बहुत देर से, पूरा चेन है। अब दूसरी बात क्या है, बिना सरकार में आए हुए आप इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनके पास ये है कि भाई 5 कॉर्नर फाइट होनी है। अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी। आपको यूपी की तरफ 45%, 46% वोट शेयर यहां नहीं चाहिए। 28% वोट शेयर लेकर आओ, लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर के आओ, सरकार बनाओ, ठीक है। लास्ट टाइम 27.7% वोट शेयर के साथ आम आदमी पार्टी की 7 सीटें आई थी लोकसभा में, पर बीजेपी 3% से 18% पर आई थी। ये जो लोकल इलेक्शन हुए, यहां आप देखिए पंजाब के बॉर्डर एरिया में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अमित से ज्यादा बेटर परफॉर्म किया। अकाली दल और नीचे गई, यानी अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के लिए चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जो सेपरेटिस्ट और उस तरह की विचारधारा के वो किसी की तरफ मुड़ेंगे। अभी इनका वोट स्प्लिट हो रहा है। बीजेपी किस वोट पर जा रही है? जिस वोट पर परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी जीता करती थी, वो वोटर जो पंजाब को भारत के साथ रखना चाहता है, जो फंडामेंटलिस्ट नहीं है, जो किसी भी तरह से पंजाब के अंदर वो सारी अराजकता नहीं चाहता है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ राज करता था, रमनीत सिंह बिट्टू के साथ राज करता था, वो पूरा 1994 के दौरान और जो कुछ भी हो उसके बाद, आप देखिए इसी कारण कांग्रेस हमेशा सत्ता में रही। 17 का चुनाव जीतने के पीछे रीजन ही ये था कि उनको लगा कि आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा जाके कनाडा बैठ गई है, तो वो कैप्टन अमरिंदर की जो पूरा रातों रात सारा जो गेम चेंज हुआ वो इसी रीजन से हुआ था। बिल्कुल, तो उस समय तो आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही थी। 14 में आम आदमी पार्टी नई पार्टी आई थी, दिल्ली 15 में जीती थी, एक आंधी थी कि हर तरफ जाएगी वो। 14 में शायद पंजाब जीत के आई थी, जहाँ कहीं और नहीं जीती थी लोकसभा में। तो उस आंधी में भी पूरा मॉडरेट वोट जो आप कह रहे हैं कांग्रेस के पीछे इसीलिए शिफ्ट हुआ था क्योंकि आम आदमी पार्टी टू मच कनाडा चली गई थी। अब इनका मॉडरेट वोट, पहले कांग्रेस लड़े तो चुनाव, कांग्रेस तो पंजाब में अभी भी चुनाव मोड में है ही नहीं। उनके पास कोई आप देखिए पंजाब चुनाव जीतने के लिए स्टार कैंपेनर राहुल गांधी नहीं हो सकते, पहले इस बात को हम लोग समझ लें। आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी है। अब आप समझिए सर कि अगर इतनी ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस वो पार्टी बन नहीं रही है, और यहां खेल खेला जा रहा है, राघव चड्ढा को अलग जिम्मेदारी, स्वाति मालीवाल को अलग, रमनीत सिंह बिट्टू को इसीलिए राज्यसभा भी नहीं भेजा गया कि बोला बस आप पंजाब जाओ और फेस बनो। मुझे तो लग रहा है कि एक और कांग्रेसी सीएम बीजेपी से आने वाला है, सीरियसली बता रहा हूं। जिस हिसाब कांग्रेस के सीएम लोग रिजाइन करना शुरू कर देंगे अलग अलग स्टेट में, भाई हमारा स्कोप भाजपा के साथ है, भाजपा हमें डायरेक्ट सीएम बनाती है, पोटेंशियल कैंडिडेट। मुझे लग रहा है किसी दिन राजस्थान वाले भी रिजाइन ना मार दे, एक है पोटेंशियल आगे कि फाइनली सीएम यहीं से बनूंगा मैं, वहां से तो बन नहीं रहा। हाँ, वो सिचुएशन चल रहा है। बीजेपी के पास हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी तो है इन द सेंस, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी क्यों आई, पीपल तंग आ चुके थे अकाली दल और कांग्रेस से। दे वांट समथिंग डिफरेंट, दे वांट अ चेंज। जैसे बंगाल में लोग चेंज चाह रहे थे, चेंज का सेंटीमेंट है, पर मुझे लगता है बीजेपी ने, मैं अपनी बहुत लेट छोड़ दिया है। थोड़ा इनको 6 महीने, साल, 1.5 साल पहले और मेहनत करनी चाहिए थी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पंजाब में, बट एक एडवांटेज है, क्यों मैं अपॉर्चुनिटी सोच रहा हूँ 40-45% से, जो आप कह रहे हैं कि अगर 25, 26, 27% की गेम है वो डुएबल भी है, क्योंकि पंजाब आई डोंट थिंक सो वोटर का माइंड, मेरे को लगता है आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं 17 का बोल रहा हूँ, 15-20 दिन पहले वोटर बहुत कुछ डिसाइड करेगा, कौन जीत सकता है, कौन सत्ता में आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्विंग वोट होने वाला है, बहुत फंडामेंटल कोर इश्यूज पे, सिर्फ बिजली पानी, बहुत कोर इश्यूज पे, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंडिया, ड्रग, बहुत प्रॉब्लम्स पे वो वोट शिफ्ट होना है।
एक पॉइंट और है, इसमें एड्रेस करना चाहता हूं। बीजेपी का एक तो ये एम है कि चलो हम 28 लेके आए, लेकिन अगर हम 25 पे भी आए तो बुरे नहीं है। हमें मेक श्योर करना है कि किसी की सरकार ना बने और राष्ट्रपति शासन लग जाए। हाँ, वो भी है, मल्टीपल तो भी कॉर्नर फाइट है। हाँ, तो भी वो अमित शाह जो काम कराना चाहते हैं पंजाब में, वो काम करने में हम कैपेबल हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है अकाली दल और बीजेपी का दोबारा गठबंधन हो सकता है? क्या राजनीतिक वे में लग रहा है आपको? मुझे लगता है बीजेपी अगर ऐसा करेगी तो हिस्टोरिक ब्लंडर करेगी। अगर ऐसा करने जा रही है तो अपने लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर करेगी और फिर वो रिवाइव नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर जनता से के मन से उतर जाएगा कि ये इनका कोई भरोसा नहीं है, फिर चले जाएंगे। आप प्रॉब्लम समझो कि उसी अकाली के अगेंस्ट वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट गया था, उसी अब आम आदमी पार्टी से ये लोग ऊपर हैं क्योंकि भयंकर करप्शन हुआ है इस दौरान, भयंकर करप्शन हुआ है। तो मॉडरेट वोट चाहिए, लेकिन कांग्रेस वो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन अब वो सारे कांग्रेसी तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेसी है, बिट्टू कांग्रेसी है। तो आप ये देखो ना कि सारा तो इन्होंने को बीजेपी और से वही, सिर्फ अगर अकाली जी दल जाएंगे तो तमिलनाडु वाली गलती करेंगे, वही हाँ फिर बिल्कुल, वापस ये हिस्टोरिक एडीएम के ब्लंडर पास होगा, जाओ और ठीक है जी, फिर तो हम उसको ही करें। जी जी, फिर तो ये चलो, ऐतिहासिक ब्लंडर होगा। आज हमने कुछ मॉनसून सेशन के कानून और आपका फर्स्ट, मैं बोलूं अगर एक वे में, ओपिनियन पोल पंजाब और उत्तर प्रदेश का हमने कवर किया। और अब तो आप जाते रहेंगे, कवर करते रहेंगे सारे मुद्दे भी, और जमीन पे क्या चल रहा है वो भी। थैंक यू, आपने समय दिया और ये सारी बातें कवर करी, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार सर।